हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो दोस्तों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर है ये, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। देखो बेटा, फ्रेंड का मतलब आप जानते हो, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, एंड दुश्मन। तो हमारी बॉडी में दो प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, है ना, या आते हैं बाहर से। एक है फ्रेंड जो हमारे दोस्त हैं, और दूसरे क्या है, दुश्मन है। तो सबसे पहली स्लाइड में कवर करते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। ये देखिए, वी सी सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस। हमारे प्लानेट में बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत सारे एनिमल होते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है आपके पास में, ये प्लांट है, ठीक है। एक सेकेंड एनोटेट कर दूं मैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आपके सामने ये दिख रहा है प्लांट है, ये भी आपको प्लांट दिख रहा है ना, ये भी प्लांट का पार्ट ही है। ये आपके सामने एनिमल है, ये एनिमल है, ये एनिमल है, ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, ओके। ये भी प्लांट है। तो अलग अलग टाइप के आपको अर्थ में प्लांट और एनिमल देखने को मिलते हैं ना। ओके, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। तो प्लांट एंड एनिमल के अलावा भी हमारी जिंदगी में कुछ लिविंग एनिमल हुआ करते हैं। अब हम अर्थ को देख रहे हैं अपनी आंखों से, बट वो अर्थ में वो एनिमल हमको अपनी आंखों से क्या दिखाई देते हैं? नहीं। विच वी कैन नॉट सी विद आईज अलोन, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ओके। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। समझ गए? तो पहले क्या था? पहले बेटा था एनिमल, जो हमको दिख पा रहे थे, दोज आर एनिमल। तो एनिमल को तो हम आंखों से देख पा रहे थे, मगर जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स का मतलब वो एक तरीके से लिविंग स्पीसीज हैं, जिनको हम नहीं देख सकते हैं आंखों से। उनको हम क्या कहते हैं? या तो हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या तो इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। क्लियर हो गया ना? माइक्रोब्स मेरे को अच्छा लगता है वर्ड, तो मैं माइक्रोब्स वर्ड यूज करूंगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कर सकता हूँ। सो ये देखिए, ये ऐसे होते हैं कुछ, मतलब बहुत इनको किससे देखा गया है? इनको हम लोगों ने माइक्रोस्कोप से देखा है। तो ये इस तरीके के हुआ करते हैं। अभी हालिया आपने कोरोना वायरस देखा होगा, तो कोरोना वायरस जहां जहां बन के आता था, तो ये वाली डायग्राम आपने देखा होगा ना। तो बेटा, ये जो होता है ना, ये इस तरीके के, ये वायरस जहाँ पे कांटे ने निकले होते हैं ना, इनको हम वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? वायरस। तो ये इस तरीके से बना दिया गया है कि वायरस इस टाइप के होते हैं ना, है ना। देन इस तरीके के अलग अलग माइक्रोब्स हैं, ठीक है ना। अब आपने कुछ माइक्रोब्स आपने देखे भी होंगे जिंदगी में, थोड़े बहुत आपने देखे होंगे, उनको हम बात करते हैं, है ना। तो दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स की बात हो गई है। ये इनके इस तरीके के शेप एंड साइज आपको आगे आने वाले समय में आपको मिलते रहेंगे। चलिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दैट रेनी सीजन, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन, कभी भी बारिश होती है तो आपने देखा होगा, मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड ऑन इट्स सरफेस एंड गेट कवर्ड विद ग्रेइश व्हाइट पैचेस। तो यहाँ पे देखिए, ये ग्रे कलर के व्हाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, दिख रहे हैं आपको? ये जो बन जाते हैं, आप बता सकते हो ये क्या है? हाँ, तो ये भी एक माइक्रोब्स है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हम कह रहे हैं कि इस ब्रेड के ऊपर क्या लग गई है? फंगी लग गई है। व्हेन दीस पैचेस आर ऑब्जर्व्ड थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो बेटा, ऊपर से तो आपको ऐसी ही दिखाई दे रही है, बट आपने सोचा कभी ये अंदर कैसी होती होगी? अंदर इसके बहुत ही है ना, इंटरेस्टिंग देखो कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। जब इनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, तो क्या दिखता है? वी सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। हमको बेटा ये इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिसमें नीचे एक टेल निकली रहती है और ऊपर एक तरीके का ये देखो पोल बना होता है। समझ गए ना? तो ये फंगी है। क्लियर है? तो बाहर से तो आपको समझ में नहीं आया, बट आपने जब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से या लेंस से देखा है, तो आपको ये चीज समझ में आई है। बताओ। तो तो समझ में आया, ये एक प्रकार का क्या है बेटा? ये माइक्रोब है। क्या है ये? माइक्रोब है। क्लियर हो गया? जिसको हम खुली आंखों से उतना अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं, है ना। वो तो इतने सारे थे, तो हमको एक कलर का पैच दिख रहा था, बट एग्जैक्टली क्या है अंदर वो हमको समझ में नहीं आ रहा था। बट जब हमने माइक्रोस्कोप का यूज किया या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया, तब हमको समझ में आया कि भाई साहब अंदर ये है। ओके, अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिजम्स, though not all of them fall into the category of microbes। देखो भाई, जो पानी है और जो सॉइल है, पानी और मिट्टी, इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। बहुत सारे क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स हैं। मगर सारे के सारे जो होते हैं, माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। मगर सारे के सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे अपने पास में, यस,
These microorganism or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. अगर आपने आंखों में कुछ और नहीं जोड़ा है तो आप इनको नहीं देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये ग्रास दिख रही है। तो ग्रास में ग्रास तो आपको दिख रही है, बट आप जो है इस ग्रास के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिना लेंस का यूज किए या आंखों में कुछ अलग तरीके की टेक्नोलॉजिकल इस्तेमाल करे, आप इनको नहीं देख सकते हो। अब जैसे ये ग्रास है, तो ग्रास के अंदर के माइक्रोब्स आपको, जो लैंड के अंदर के माइक्रोब्स हैं, वो आपको नहीं दिखाई देंगे। ये देखिए, अनएडेड आइड से आप नहीं देख पाएंगे, ठीक ना। बट यदि आप कुछ लेंस वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये माइक्रोब दिखाई दे रहे हैं। देखो, जैसे ये एक माइक्रोब है, ये सॉइल के अंदर का माइक्रोब है, राइट। ये जो माइक्रोब है बेटा, ये पानी के अंदर का माइक्रोब आपको ये दिखाई दे रहा है, बट आपको नॉर्मली ये आंखों से दिखाई नहीं देंगे। क्लियर हो गया ना? यस। Some of these, such as fungus and grows on bread, can be seen with a magnifying glass. कुछ थोड़े बड़े होते हैं तो उनको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो। थोड़े कुछ, जैसे फंगस हो गया, है ना, आपका फंगस हो गया, ये जो है ब्रेड में जो फंगस होती है, इसको आप देख सकते हो। क्लियर हो गया? ये ब्रेड में फंगस जो होती है, उसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ये देखिए, मेरी स्किन में थोड़ी सी फंगस लग गई है, तो आप इसको भी देख सकते हो। समझ गए? बट जब आप इन फंगस का स्ट्रक्चर इसमें माइक्रोस्कोप में देखोगे या मैग्नीफाइंग ग्लास में देखोगे तो और क्लियर आएगा समझ में। यस। other cannot be seen with the help of others cannot be seen without the help of microscope। मगर भाई, जो बाकी माइक्रोब्स हैं, जैसे इसको छोड़ करके, इसको आपने किससे देख लिया? इसको आपने मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको आप लोग लेंस बोलते हो। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से इसको आपने देख लिया, ठीक ना, कॉन्वेक्स लेंस लिया आपने और कॉन्वेक्स लेंस से देख लिया। बट जो अदर होते हैं, अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बाकी को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप में यहाँ पे एक स्लिट होती है, ओके। स्लिट में यहाँ पर जस्ट लेंस के नीचे रखे जाते हैं सैंपल्स। और ये जो अलग अलग आपको लेंस दिख रहे हैं बेटा, ये अलग अलग जूम के लेंस होते हैं। एक 10x होता है, एक 100x होता है, ओके, एक 1000x होता है। मतलब ये 10 बार जूम करेगा, ये 100 बार जूम करेगा, और ये कितने बार? 1000 बार जूम करेगा। तो ये अलग अलग लेंस होते हैं, इनको रोटेट करके आपने अलग अलग तरीके से देखना है ना। तो अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प के आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं। ये देखिए, इतनी छोटी स्ट्रक्चर आपको ना बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प के समझ में नहीं आएगी। क्लियर हो गया ना? आपको तो ये दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लो जो कहीं पर ये माइक्रोब लगा हुआ है, तो आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, कि क्या है। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू द 4 ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर, बेटा, फर्स्ट है बैक्टीरिया। क्या है ये? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में बेटा दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है स्पाइरल बैक्टीरिया और एक होता है रॉड शेप बैक्टीरिया। समझ में आया? बच्चों, आपने देखा होगा, आप लोग को टॉन्सिल्स हो जाते हैं, खांसी आने लगती है ना, खांसी आने लगती है, तो या टॉन्सिल हो जाते हैं, ठीक ना। तो बेटा ये मालूम क्यों हो जाते हैं? जो बैक्टीरिया हमारे लिए फो हैं, फो यानी कि दुश्मन, फो यानी कि दुश्मन, वो हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, वो हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। समझ गए ना? और जो उनके हिसाब का सेंसिटिव पार्ट होता है, उसको वो डैमेज करते हैं, उसको वो क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। तो कभी भी हमारी बॉडी में कोई अनवांटेड बैक्टीरिया पहुंचेगा, तो इस घटना को बोलते हैं हम, क्या होते हैं? इन्फेक्शन हो गया। क्या बोलते हैं बेटा? इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन क्यों होता है बेटा? अगर हमारी बॉडी में कोई अनवांटेड बैक्टीरिया, जिसकी हमारे बॉडी में जरूरत नहीं है, वो पहुंच गया। अब वो बैक्टीरिया बेटा अपने हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से आपके अलग अलग पार्ट को प्रभावित करेगा। कोई लंग्स को प्रभावित करता है, समझ गए ना, कोई आपके लीवर को इफेक्ट करता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में कुछ फ्रेंड भी होते हैं, कुछ वो भी होते हैं। अब जैसे मान लो आप दही खा रहे हो, तो दही में बेटा एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडी। यस और नो? बट ये आपके काम का होता है, ये आपके क्या होता है? काम का होता है। तो ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया आपके दुश्मन है बॉडी के, कुछ आपके फ्रेंड भी हैं, कुछ आपके दुश्मन भी है, फो भी हैं, ओके। यस। तो ये बैक्टीरिया हो गया। जब बैक्टीरिया से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्लियर हो गया?
और बैक्टीरिया इतना ताकतवर होता है कि आपको बीमार करने के लिए काफी है। आपको फटाक से क्या कर देता है, बीमार कर देता है। चलिए, तो ये हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद बेटा अगला आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम है एल्गी। एल्गी आपने देखी हो बेटा, जिसको हम बोलते हैं काई लग गई। क्या लग गई, काई। अभी बारिश का सीजन चल रहा है, आपने देखा होगा दीवारों में ग्रीन कलर के पैचेस बन जाते हैं, है ना। ग्रीन कलर के क्या बन जाते हैं, पैचेस। तो ये बेटा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दो नाम है, इनके ग्रुप हैं। एक है, क्या बोलते हैं इसको, पढ़ा आप लोगों ने? हम्म, क्लैमाइडोना, क्लैमाइडोमोनास, ओके। एंड दूसरा है स्पाइरोगाइरा, समझ गए। ये देखो बेटा, जिसमें एक प्रकार की टेल निकली होती है ना, एक क्लैमाइडोमोनास होता है, और ये जो फैले होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरोगाइरा, ठीक है ना। तो दो प्रकार के आपके पास यहाँ पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एल्गी, सॉरी एल्गी, हम एल्गी की बात कर रहे हैं। तो एल्गी के दो ग्रुप्स हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो एल्गी के कितने ग्रुप हो गए हैं, दो ग्रुप्स हो गए हैं। चलिए अगला बात करते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में बेटा दो प्रकार के हमने प्रोटोजोआ पढ़ने हैं, है ना। एक होता है एमीबा और एक होता है पैरामीशियम, समझ गए ना। एमीबा और पैरामीशियम दो प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं। बेटा ये भी हमारी बॉडी में बहुत खतरनाक होता है प्रोटोजोआ। खासकर गंदे पानी में बेटा ये एमीबा पाया जाता है, समझ गए ना। हाँ, ये क्या फैलाता है बेटा, निमोनिया, है ना। तो निमोनिया जो होता है ये फैलाता है। तो ये प्रोटोजोआ जो है, भले ही देखो बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है। और मैं आपको बता दूं बेटा, एमीबा जो होता है ना, वो सिंगल सेल होता है। क्या होता है, सिंगल यूनिसेलुलर होता है बेटा, एक ही सेल का होता है ना। और तो इतना खतरनाक होता है बेटा, एक ही सेल का होने के बाद भी इतना खतरनाक होता है, ठीक ना। क्योंकि अनवांटेड है, क्या है बेटा ये, अनवांटेड, हमारी बॉडी के लिए दुश्मन है। अगला है बेटा फंगाई। फंगाई तो आपने जहां तहां देखी होगी, है ना। ये देखिए ब्रेड में ये फंगाई उगाती है ना। ये भी आपने देखा था मैग्नीफाइंग ग्लास से, ब्रेड में क्या हो जाती है, फंगाई उगाती है, ठीक ना। ये भी देखिए, ये भी एक प्रकार की फंगाई है। चलिए मैं ये भी एक प्रकार की क्या है, फंगाई है। यस। तो ये देखिए पेनिसिलियम, ये भी क्या है, एक प्रकार की फंगाई है। और ये कौन सी है, एस्प्रेजिल, एस्परगिलस। एस्परगिलस भी एक प्रकार की क्या है, फंगाई है, ठीक है ना। तो मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये कि किसी वाटर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है ना। और ये प्लांट से इसका रिलेशन है, ठीक, इसका किससे रिलेशन है, प्लांट से। पेनिसिलम, पेनिसिलम, ठीक है ना। पेनिसिलम का नाम सुन के मुझे पेनिसिलिन याद आ गई, है ना। पेनिसिलिन जो थी, पहली क्या थी, एंटीबायोटिक, है ना। हाँ, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। अब बात करते हैं वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो बेटा अब दूसरा, अभी आपने देखा क्या, बैक्टीरिया। अभी आपने क्या देखा, बैक्टीरिया देखा। बैक्टीरिया देखा, फिर एल्गी देखी, फिर आपने फंगी देखी। फिर आपने इसके बाद में क्या देखा, फंगी के बाद में भी कुछ देखा नहीं, फंगी देखी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं वायरस की। तो वायरस जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ना। ये देखो बेटा, ये आपके सामने वायरस दिख रहे हैं ना, इस तरीके की शेप में क्या होते हैं, वायरस दिख रहे हैं। और ये देखो इसका कितना खतरनाक तरीके से ये एक तरीके से एनिमेशन बना दिया गया है। इतना खतरनाक वायरस है ये, आकर के हमारे बॉडी में अटैक सा कर रहा है, ऐसा वायरस दिखाई दे रहा है। तो ये बेटा वायरस है। वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट बेटा जो होता है, मतलब जो मेजबानी करता है, जो बुलाता है। वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं कब बेटा, जब वो होस्ट के अंदर चले जाते हैं। जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, ये लड़की के बॉडी के अंदर चले गए वायरस, क्लियर हो गया। तो अंदर जा करके क्या करेंगे बेटा, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे। ये देखो ये वायरस था, ये हमारी बॉडी है बेटा, बॉडी की स्किन है। स्किन के ये अंदर आ गया कैसे भी करके, बोलो हाँ, है ना। जैसे कोरोना वायरस था, सांस ले ली तो सांस लेकर के बॉडी के अंदर पहुंच गया। अब ये अंदर पहुंच गया, और जा करके देखो इसने अपनी सबसे पहले वॉल हटाई। क्या हटाई, वॉल हटाई। वॉल के अंदर ये जो बेटा रेसे टाइप स्ट्रक्चर भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए। क्या बोलते हैं इसको, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। हाँ, तो ये गया, और जा करके क्या करा बेटा, इसने जा करके हमारे ब्लड सेल्स को मिल गया। और ब्लड सेल्स से मिल करके रिप्रोड्यूस हो गया। क्या हो गया बेटा, रिप्रोड्यूस हो गया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। ये देखो पहले क्या होता है, ब्लड सेल्स इसको डैमेज करती है, ओके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और फिर इसके बाद में ये बना, और फिर ये बना, और इसके बाद में बहुत सारे इसने क्या प्रोड्यूस कर दिए, खुद के जैसे अपने आप को बना डाला। और हम कहते हैं हमारी बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन हो गया। क्या, हमारी बॉडी में वायरस का
इन्फेक्शन हो गया। तो याद रखने वाली बात यह है कि वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स। ये अपने आप को कहाँ करता है? इनसाइड द सेल। एटमॉस्फेयर में वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करता है। क्लियर हो गया ना? एटमॉस्फेयर में खत्म हो जाएगा, बाहर धीरे धीरे रह करके डीके हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीके। डीके मतलब समय के साथ बर्बाद हो जाएगा, बट रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यस। तो अब आगे बात करते हैं। ये देखिए वायरस है। ये वायरस का वायरल रेप्लिकेशन होता है ना? ये ऊपर जो आपको दिख रही है ये होस्ट सेल है, ठीक है? ये जो प्रोसेस हुई है, अंदर से आया, सबसे पहले वायरस आया, फिर इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस को वायरस रेप्लिकेशन। और ये नए नए वायरस बन गए हैं जो नीचे आपको दिखाई रहे हैं। ये क्या है? नए वायरस। ये ऊपर जो है होस्ट सेल है, मतलब स्वागत करने वाली सेल। द होस्ट ऑर्गेनिज्म मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म हो सकता है वो जरूरी नहीं कि ह्यूमन बॉडी हो। वो एक बैक्टीरियम भी हो सकता है, एक प्लांट भी हो सकता है, या एनिमल भी हो सकता है। भाई कुत्तों को भी वायरस लगते हैं, है ना? कुत्तों को भी क्या लगते हैं? वायरस लगते हैं। मान लीजिए किसी कुत्ते के अंदर रेबीज है। रेबीज क्या है? एक वायरस है। तो काट देगा तो वो अपने अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? क्लियर? तो ये बैक्टीरियम हो गया और ये प्लांट हो गया। डन। सो द होस्ट ऑर्गेनिज्म में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। यस। अब ये देखिए बात करते हैं बैक्टीरियम की। ये बैक्टीरियम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? और ये क्या है बेटा? प्लांट है। तो ये देखिए बैक्टीरियम में वायरस लग गया है। ये देखो ये वायरस आकर के इसमें अटैच हो गया है, लग गया वायरस। तो बैक्टीरियम में लग गया वायरस। ये देखो प्लांट में जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो बेटा ये प्लांट के वायरस है, बीच में से फटने लगते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है बेटा? ये देखो प्लांट की स्ट्रक्चर है ये वाला। अब इतने रीजन में इन लोगों ने रिप्रोडक्शन करके इनको इसको क्या कर रखा है? बर्बाद कर रखा है। क्या कर रखा है? बर्बाद कर रखा है। ये देखो इतने में इसने बर्बाद कर रखा है। तो ये जो आपको साइड दिख रही ना, ये येलो कलर की, वो एक्चुअली ये है। क्लियर हुआ? ठीक ना? अब यहाँ पर देखो ये वायरस ने अपना डेरा बना रखा है। अब धीरे धीरे इसको इन्फेक्ट करेंगे, फिर बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया। ठीक है? क्लियर हो गया? हाँ। नेक्स्ट देखिए, द होस्ट ऑर्गेनिज्म में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ये एनिमल का है बेटा। ये देखो बाहर से वायरस आ रहा है, और वायरस आकर के देखो कितनी खूबसूरती से जाकर के इसकी बॉडी में क्या हो गया? अटैच हो गया। ठीक है ना? अब अंदर जाकर के क्या कर रहा है? ये रिप्रोड्यूस कर रहा है। ये देखो एक एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक नीचे है, एक इधर है, और रिप्रोड्यूस करके क्या करेगा? उसकी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। कॉमन एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाई वायरस। बेटा जो कॉमन हम लोग को एलिमेंट्स, जो बीमारियां होती हैं, कॉमन एलिमेंट्स है ना, जैसे कोल्ड, सर्दी खांसी, इन्फ्लुएंजा बेटा फ्लू, ये बहुत ही खतरनाक होता है, एंड कफ, यार ये जो होते हैं ज्यादातर किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। एंड वायरस आर कम्युनिकेबल बेटा। इसलिए सर्दी खांसी किसी के पास हो तो अपने आप को नाक में रुमाल वगैरह रख के बैठना चाहिए, क्योंकि उसके वायरस जो होते हैं उड़ करके आते हैं और बाई रेस्पिरेशन हमारे अंदर चले जाते हैं। क्लियर हो गया ना? तो बेटा जो फ्लू होता है बच्चों में बहुत कॉमन होता है। जो फ्लू होता है बच्चों में क्या होता है? बहुत कॉमन होता है, क्योंकि स्कूल में अगर एक भी बच्चे को फ्लू है तो वो 10 को बीमार करने में काफी है। समझ गए ना? वो आजू बाजू वालों 10 को क्या कर देगा? बीमार कर देगा। यस। यस। ये देखिए, तो ये फ्लू हो चुका है। अब फ्लू में क्या हो गया? इधर से वायरस निकला। अब वो वायरस जो है, वायरस जाता है बॉडी के अंदर जाता है, और खासकर आपके देखिए यहाँ पे वायरस जा जा करके किन किन पार्ट को इफेक्ट करेगा? ये आपके नेजल सिस्टम को इफेक्ट करेगा, और नेजल सिस्टम इफेक्ट होगा तो आपका सिर दर्द हो जाएगा। ये सारी दिक्कतें आपकी, थोड़ी देर के बाद गले में भी ये वायरस चला जाएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। क्लियर है? यस। हाँ, ये देखिए तो सबसे पहला आपने क्या देखा? अब कोल्ड का वायरस देखिए। ये कोल्ड का वायरस आपको दिखाई दे रहा है इन्फेक्ट करते हुए। ठीक है? किसका वायरस है? कोल्ड का। अब दूसरा देखते हैं इन्फ्लुएंजा। ये देखो भाई ये इन्फ्लुएंजा का वायरस आपको दिखाई दे रहा है। इन्फ्लुएंजा में आपको बीमार हो जाते हैं, बहुत बीमारी, फ्लू, इन्फ्लुएंजा क्या बोलते हैं? फ्लू। और फिर फ्लू होने के बाद एक फ्लू की वैक्सीन आती है, फ्लू वैक्सीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्लू वैक्सीन। समझ में आ गया? और फ्लू अगर बहुत देर तक ठीक नहीं होगा तो निमोनिया बन जाता है। ठीक है ना? ये फ्लू हो गया। फ्लू के बाद ये देखिए कफ। कफ बेटा ऐसा नहीं कि वायरस से ही अकेला हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी कफ हो जाता है। ठीक है ना? तो वायरस भी अगर खतरनाक है, कफ के लिए, खांसी के लिए वायरस भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है ना? बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी कफ हो जाता है। क्लियर है? अब एक चीज देखो बेटा, मजे की बात, बेटा अगर आपको खांसी दो चीजों से हो सकती है। एक वायरस से हो सकती है,
और दूसरी बैक्टीरिया से हो सकती है। ओके। डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर यही डायग्नोस करता है वेरियस टेस्ट से कि आपके गले में जो खांसी आई है वो वायरस की वजह से आई है या बैक्टीरिया से। अगर आपके गले में थ्रॉट में वायरस बैठा हुआ है और आप दवाई ले रहे हो किसकी? बैक्टीरिया की, तो वायरस का कुछ होने वाला नहीं है, आप और बीमार पड़ते जाओगे क्योंकि ये आपकी बॉडी में ग्रो करते जाएगा। और आपकी बॉडी में अगर बैक्टीरिया है और आप ट्रीटमेंट ले रहे हो किसका? वायरस का, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप और बीमार होते जाओगे। वायरस को, बैक्टीरिया को कुछ नहीं होगा क्योंकि आप उसको किसका डोज दे रहे हो? वायरस का। समझ में आ गया? तो इसीलिए आपको टेस्ट कराने चाहिए, इसीलिए आपको टेस्ट कराए जाते हैं कि होता क्या है। ये देखो, ये कफ के वायरस हैं, इसलिए आपको टेस्ट कराने जाता है। ये आपने देखा होगा वायरस, जब विक्स का एडवर्टाइज आता है ना, विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो, तो आपने देखा होगा इसके वो लोग नाक मुंह बना देते हैं, हाँ ऐसा, है ना, और वो गले में जाके बैठ जाता है। क्लियर? तो एक्चुअली ये वायरस होता है। ये देखिए कफ आ रहा सामने वाले को, ठीक है ना। यस। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरस। बेटा पोलियो तो बहुत ही सीरियस डिजीज है, एक बार हो गया तो इंसान को विकलांग करके छोड़ देता है। और चिकन पॉक्स तो आजकल क्यूरेबल हो गया है, पहले पोलियो तो खैर होता नहीं, अब भी क्यूर हो गया, टोटल इंडिया में ये गायब हो चुका है पोलियो, है ना। अब चिकन पॉक्स जो है बहुत ही नॉर्मल बीमारी है, चिकन पॉक्स जो होता है ये भी बेटा वायरस की वजह से होता था। क्लियर हो गया ना। चिकन पॉक्स को हिंदी में चेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेचक। अब चेचक दो प्रकार के होते हैं, एक बड़े चेचक होते हैं, एक छोटे चेचक होते हैं। तो बेटा छोटे चेचक को लोग गांव में बोलते हैं छोटी माता आ गई। क्या आ गई? छोटी माता। समझ गए ना। और इसका लोग पहले क्या करते थे, लोग बीमार हो जाते थे, पड़े रहते थे, और इसका लोग इलाज नहीं कराते थे। इवन आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा बेटा, मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने इसका इलाज नहीं कराने दिया। उन्होंने कहा कि ये जो होती हैं ये माता आने से होती हैं, और पूरे टाइम क्या करते थे, नीम की पत्ती लेकर के ऊपर ऊपर धौंकते रहते थे। समझ गए? मैं 5 दिन तक बीमार रहा। कितने दिन तक? 5 दिन तक मैं बहुत परेशान रहा, और मुझे चिकन पॉक्स बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। बहुत जोर का बुखार आता है और पूरी बॉडी में दाने आ जाते हैं, स्पॉट आ जाते हैं, छोटे छोटे, छोटे छोटे क्या आ जाते हैं? स्पॉट। समझ गए? फिर मैंने 5वें दिन के बाद जब मेरा ठीक नहीं हुआ, मैंने सारी नीम की पत्ती अपने ऊपर धौंक ली, है ना, नीम की पत्ती से हवा कर ली। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे एक वैक्सीन लगाई और मैं ठीक हो गया। और मैं क्या हो गया? ठीक हो गया। तो बेटा बहुत सारे लोग ना पहले इस अंधविश्वास के कारण मर जाते थे। समझ गए ना। बहुत सारे लोग अंधविश्वास के कारण क्या हो जाते थे? मर जाते थे। ये देखो भाई साहब, है ना, ये वायरस है आपका। सबसे पहले ये देखो, हम आपको ये वायरस दिखा रहे हैं, ये देखो चिकन पॉक्स का वायरस है ये। क्लियर हो गया? ये देखो इस तरीके से बॉडी में ये बेटा निशान बन जाते हैं, ये इस तरीके से पूरी बॉडी में काले लाल निशान बन जाते हैं, और ये फुंसियां फूल जाती हैं, इनके अंदर पानी भरा होता है, एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है, और बहुत बॉडी में तेज पेन होता है। समझ गए? यस। तो ये जो हो गया भाई साहब, इसको बोलते हैं अपन वायरस। अब बात करते हैं, देखो भाई, डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। समझ गए ना। डायसेंट्री मतलब कि बेटा एक तरीके से अपच जिसको बोलते हैं, पेचिस, दस्त लगना। क्या लगना? दस्त लगना, लूज मोशन। समझ में आ गया बेटा? तो ये किसकी वजह से होते हैं बेटा? प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ बेटा जो होता है ना, वो सबसे, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये पाए जाते हैं, मैंने पहले ही बोला, गंदे पानी में। किसमें पाए जाते हैं? तो भैया बाहर का पानी पीने से बचिए। अगर आपको प्रोटोजोआ से बचना है तो बाहर का पानी पीने से बचिए। ये जितने चाट के दुकान वाले होते हैं, फुल्की के दुकान वाले होते हैं, इनके पानी की कोई गारंटी नहीं होती है। पता नहीं ये कहाँ से पानी भर के लाते हैं, कहीं टैंकर का पानी भर लिया, कहीं किसी कहीं का पानी भर लिया, और आपको ला करके खिला दी चाट की फुल्की में, और ये प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में चला गया। और उसके बाद क्या होना है भाई साहब? ये देखो, ये दम लगा रहे हैं, ये आपके साथ होना है। समझ गए? तो भाई प्रोटोजोआ जो होता है ना, हमारी हालत खराब कर देता है। तो प्रोटोजोआ हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। यस। ये देखिए, अब प्रोटोजोआ, अब ये तो प्रोटोजोआ आपने अपनी गलती से बॉडी के अंदर ले लिया, और प्रोटोजोआ कौन कैरी करता है भाई साहब? ये मच्छर। देखो ये जो होता है मच्छर, ये मच्छर जो है, ये मच्छर आपकी बॉडी में प्रोटोजोआ कैरी करता है। और ये देखिए जा करके ये मच्छर जो होता है, एक प्रोटोजोआ आपकी ब्लड सेल में इंजेक्ट कर देता है, और ये ब्लड सेल में आपके प्रोटोजोआ आ चुका है, आ चुका है, और आपको हो चुका है मलेरिया, और 102 फ़ारेनहाइट में आप बीमार होके पड़े हुए हैं। क्लियर?
तो ये प्रोटोजोआ आपने देखा इस तरीके से काम करता है। डन, क्लियर हो गया। डिजीज लाइक टाइफाइड एंड टाइबरकुलोसिस आर टीबी आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब देखो भाई साहब, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टाइफाइड हो गया और टाइबरकुलोसिस यानी कि टीबी, समझ गए, ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया। ये हार्मफुल बैक्टीरिया किसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर आ गए, समझ गए, ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में किसी तरीके से अंदर आ गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है। जैसे टाइबरकुलोसिस जो होता है बेटा, ये जो टीबी होता है ये भी कम्युनिकेबल होता है। क्या होता है? कम्युनिकेबल। क्लियर हो गया। बट टाइफाइड कम्युनिकेबल नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है और आपको बहुत बीमार कर देता है। ये देखिए, ये आपके सामने बैक्टीरिया के मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये भी बैक्टीरिया है। ठीक है ना। और देखिए 3 हफ्तों के बाद आपके, ये अगर आपको टीबी होता है तो 3 हफ्तों के बाद आप खांसी लेते तो आपको खून आने लगता है। क्या आने लगता है? खून आने लगता है। तो ये बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो टाइबरकुलोसिस यानी कि टीबी को क्रिएट करता है। क्लियर हो गया। और टाइफाइड में अब तो बीमार पड़ ही जाते हैं। चलिए, तो ये पार्ट हमारा खत्म हो गया, पहला इंट्रोडक्शन का। कितने टाइप के माइक्रोब्स होते हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोका। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? ये भैया रहते कहाँ हैं? ठीक है ना। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पे हैं? चलिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप के बोलते हैं, देखिए सिंगल सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, मतलब कुछ एक सेल वाले होते हैं और कुछ मल्टी सेल वाले होते हैं। सिंगल सेलुलर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं और कुछ प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है ना। देखिए बैक्टीरिया का आपने डायग्राम देख लिया है, ये बैक्टीरिया इस तरीके का होता है। ठीक है ना। देन ये होते हैं सम एल्गी, कुछ एल्गी होते हैं बहुत ही सिंगल सेल वाले, और ये प्रोटोजोआ आपने देख लिया आपने। ठीक है ना। हम्म अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। तो मल्टी सेलुलर में बहुत सारे एल्गी होते हैं। ये देखिए, ये एल्गी है, समझ में आया आपको? याद है इसका नाम हमने बताया था? स्पाइरोगायरा, हाँ। ये एल्गी है ना। ये भी देखिए, और ये फंगी है। तो ये फंगी आपने देखी होगी, मशरूम, मशरूम है ना। ये भी क्या होती है? ये मल्टी सेलुलर है ना। और ये क्या था? बैक्टीरियम। क्या था? बैक्टीरियम। ये भी क्या है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है ना। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पर सरवाइव करते हैं? दे कैन सरवाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम, भाई साहब ये देखो भाई साहब, आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी आपको बैक्टीरिया जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, यहाँ पे सस्टेन कर जाएंगे। देख रहे हो कितना ठंडा एनवायरमेंट है ना, इसमें भी ये सस्टेन कर गए ना। हाँ, आइस कोल्ड क्लाइमेट में। हॉट स्प्रिंग्स, ओ माय गॉड, इतनी गर्मी है। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म झरने भाई साहब। ये देखिए स्प्रिंग जो दिख रहा है, हॉट स्प्रिंग है, पानी खौल रहा है। समझ में आया? आपने सुने होंगे हॉट स्प्रिंग्स, ये पानी खौल रहा है, जियो थर्मल एनर्जी से पानी खौलता रहता है। उसके बाद भी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर रहे हैं। डेजर्ट एरिया, ये देखिए यहाँ पे भी डेजर्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है। और मार्शी लैंड, ठीक है ना, इस तरीके की ये सूखे पर्वत पहाड़ वगैरह है ना एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है। और कहाँ भाई साहब? हमारी बॉडी के अंदर। यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है ना। यस, some microorganisms grow on the body of the other organism। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे। जैसे आपने देखा होगा पाँव में बेटा फंगस लग जाता है ना। क्लियर हो गया। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ग्रो करते हैं हमारी बॉडी में, है ना, फंगस लग जाता है। और फंगस बेटा पूरा फैलते ही जाता है, फिर पूरे पैर में फैल जाता है। तो ये क्या है? इनकी ग्रोथ है। क्या है? इनकी ग्रोथ है। क्लियर। अगला देखिए, आपको हाथ को धोने को बोला जाता है, क्योंकि हाथ में अगर बैक्टीरिया वगैरह आ जाएगा कहीं से तो वो ग्रो करेगा। क्या करेगा? ग्रो करेगा। और उसको एक सही इन्वायरमेंट मिल जाएगा, इसलिए आपको हाथ को बार बार धोने की सलाह की जाती है। अब बात करते हैं कुछ बॉडी के अंदर। अभी तो आपने देखा बॉडी के आउटर पार्ट वाले, अब हम देखते हैं बॉडी के इनर पार्ट वाले। ये देखिए पेट के अंदर चला गया यहाँ पे, है ना, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेट के अंदर चला गया है। इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब दूसरी बॉडी का ऑर्गेनिज्म आ गया हमारी बॉडी में।
है ना, अदर ऑर्गेनिज्म में। अब ये देखिए भाई साहब, क्या करेगा, ये हमारा पेट खराब कर देगा। ठीक है ना, याद है ना, अभी मैंने बताया था ना, डायरिया, है ना, प्रोटोजोआ जो होता है हमारी बॉडी में चला जाता है ना, तो क्या हो जाते हैं, दस्त लगने, टाइफाइड और दस्त वगैरह लगने लगते हैं। क्लियर ना? यस, ये हो गया। टाइफाइड बेटा बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से नहीं। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से, है ना, तो मे भी बैक्टीरिया भी जा सकता है बॉडी के अंदर। ये देखिए, तो बॉडी के अंदर हमारे आ चुका है कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट फ्रीली, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। समझ गए? कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। चलिए, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव में अगली स्लाइड है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन, ये अकेला रह सकता है। कैसे रह सकता है? अकेला रह सकता है। ठीक है ना? हाँ। फंगी एंड बैक्टीरिया जो होते हैं ये कॉलोनीज में पाए जाते हैं। देखो, ये फंगी है बेटा, समझ गए, और ये बैक्टीरिया है अपने पास में, ये हमेशा किस में पाए जाते हैं? कॉलोनी में। तो फंगी एंड बैक्टीरिया जो होते हैं कॉलोनी में पाए जाते हैं, मगर जो अमीबा होता है वो अकेला भी रह सकता है। कैन लिव अलोन, अकेला भी पाया जा सकता है। डन, क्लियर हो गया? यस। अब आता है माइक, थर्ड स्लाइड हम पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। चलिए, अब हम उन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जो हमारे काम के हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई दे रहे हैं जिनका हमारी जीवन में बहुत रोल है ना। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ब्रेड दिखाई दे रहा है ना, और भी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म समय समय पर आपको बताऊंगा मैं। ये देखिए, कर्ड दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, देखते हैं। मशरूम भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मशरूम तो हालांकि, मशरूम के अंदर फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, मशरूम इज द कलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इनको बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे इनको हम? फ्रेंड्स। चलिए, ये देखिए भाई साहब, वेर एज सम ऑफ अदर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज, मगर कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। ये देखो भाई साहब, ये हार्मफुल है। ये क्या लग गई है? फंगी लग गई है इसके ऊपर, और ये संतरे के ऊपर, ऑरेंज के ऊपर फंगी लग गई है, और ये बहुत हमारे लिए बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। क्या है? हार्मफुल। ये देखो भाई साहब, चिकन पॉक्स हो गया है। चिकन पॉक्स बताइए किस इन्फेक्शन की वजह से होता था? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। याद है कि वायरस? चिकन पॉक्स क्या था? वायरस था, है ना। और चिकन पॉक्स जो है, ये ये जो ऑर्गेनिज्म था ये हमारे बहुत दिक्कत करता था। पहले देखो, ये अर्ली स्टेज में बिल्कुल शुरू होता है, फिर ये बड़ा हो जाता है, फिर ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है, और फिर इसको फोड़ दो तो इसके अंदर का पानी निकल जाता है और ये ऐसा हो जाता है। क्लियर? देन ये देखो भाई साहब, जूते के ऊपर क्या लग गई है? फंगस लग गई है ना। यस, दे आर कॉल्ड फो, इनको हम क्या बोलते हैं? फो। फो मतलब कि, मतलब हार्मफुल, फो मतलब हार्मफुल, दुश्मन। अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर वेरियस पर्पस। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर अलग अलग फ्रूट, खाने की चीजों को बनाने के लिए हम लोग को बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज दे आर यूज टू प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो कर्ड बनाने के लिए यूज होता है, ब्रेड के लिए भी, ब्रेड बनाने के लिए भी यूज होता है। ओके, और केक बनाने के लिए भी यूज हुआ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया ना? हाँ। यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हाँ, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा? ये जो शराब होते हैं, शराब के जितने प्रोडक्ट होते हैं बेटा, इनको कौन बनाता है? बैक्टीरिया। क्या बनाता है? बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया की वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से जो शराब बनाने के लिए, ये देखो यहाँ पे क्या रखा है? जवा रखा है, चाफ बोलते हैं ना इसको, जवा, चावल का दाना जो आता है। तो जो चाफ होता है बेटा, उसका क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं। क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन। समझ गए ना? चाफ हो गया, महुआ हो गया, किशमिश हो गई, है ना, इनका डिकम्पोजिशन करते हैं। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से क्या निकलती है? शराब निकलती है। क्लियर हो गया? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सदियों से, बहुत समय से एल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
दे आर यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। जी हाँ, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज जो होता है एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल फेसेस। समझ गए ना? ये जो आप जो है इन सबको इकट्ठा कर दो, यस, इन सबको इकट्ठा कर दो और किसी गड्ढे के अंदर, पिट के अंदर भर दो, तो आपको पता है कि अर्थवॉर्म तो बाहर होती है बेटा, अर्थवॉर्म तो बाहर खाएगी, अंदर जाकर के ये क्या हो जाता है इनका ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन। क्या हो जाता है? ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन। पहले ये रहेगा, फिर इससे ये बन जाएगा, और फाइनली जाकर के ये एक मिट्टी जैसा सब कुछ बन जाता है। तो ये काम किसने किया? ये काम बैक्टीरिया ने किया। किसने किया? बैक्टीरिया ने। क्लियर हो गया? इवन अगर हमारे घर में कोई चूहा मर जाता है बहुत समय तक के लिए और वो हमें दिखाई नहीं देता है, तो उसके भी डिकम्पोजिशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जरूरी है। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होते तो ये चूहा वहीं का वहीं पड़ा रहता, बदबू मारते हुए। समझ गए? तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रिमेन्स ऑफ एनिमल्स को खत्म कर देते हैं। समझ गए ना? उनको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। ये बहुत जरूरी होते हैं। क्लियर? सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वाई? हाँ, दीज थिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी होता है बेटा, जो खतरनाक होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? खतरनाक। कुछ खतरनाक भी होता है। वेजिटेबल पील्स हो गया, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हो गया, एंड फेसेस जो होते हैं, ठीक है ना, इनको क्या करते हैं ये? देखो बेटा, ये अपने पास गोबर है, ठीक है ना, आ, ये जो होता है जैसे बैक्टीरिया है, ये आपके पास वेजिटेबल पील्स है और रिमेन्स ऑफ एनिमल्स है, इनको क्या करेगा बेटा? जा करके डिकम्पोज। ये देखो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया लग गई अपने आप, और जा करके इसको क्या करेगा? डिकम्पोज कर देगा। क्या कर देगा बेटा? इसको जा करके डिकम्पोज कर देगा, ठीक है ना। बैक्टीरिया इनको जा करके डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बेटा अलग अलग बैक्टीरिया से अलग अलग मेडिसिन बनाई जाती है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो एक बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारी शरीर में बाहर से दूसरे बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया जाता है। क्लियर हो गया? तो मेडिसिन बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग। राइबोसोम, बिल्कुल सही। राइबोसोम बैक्टीरिया बहुत जरूरी है, और राइबोसोम बैक्टीरिया जो होता है उसका काम होता है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करना। और यदि यदि आप राइबोसोम बैक्टीरिया नहीं होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं, नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन पकड़ के अंदर नहीं ढकेलेगा। क्लियर हो गया? कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। कर्ड के अंदर मेनली जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस एसिडी होता है, बट और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरियम, है ना, ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो मिल्क के अंदर आप ये बैक्टीरिया डाल देंगे तो इससे ही हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, देन इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू द मर्क। ये मिल्क को जोड़ देता है और किस में कन्वर्ट कर देता है? हाँ, इट मिल्क, मिल्क को नहीं जोड़ देता, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क। ये मिल्क के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है इन मिल्क, एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड, और इसको कर्ड में बदल देता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, पहला आपने देख लिया कर्ड बनाना किस तरीके से होता है, कर्ड किस तरीके से बनता है, देख लिया। अब इसके बाद ब्रेड की बात करते हैं। बैक्टीरिया और ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। चीज बनाने के लिए देखिए चीज रखा हुआ है जिसको आप पिज्जा में खाते हैं बड़े शौक से। भाई साहब ये भी किससे बनता है? बैक्टीरिया की मदद से बनता है। किसकी मदद से बनता है? बैक्टीरिया की मदद से बनता है। बैक्टीरिया और ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज हो गया। पिकल्स, अचार, अचार बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? बैक्टीरिया का। समझ गए ना? अचार बैक्टीरिया की मदद से बनता है। एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और भी कॉज कई सारे फूड आइटम्स, है ना, ये बैक्टीरिया की वजह से बनते हैं। यस। अब देखिए, हाँ, ये इनके सबके अंदर क्या बैठा हुआ है? बैक्टीरिया। क्या बैठा हुआ है इनके सबके अंदर? बैक्टीरिया बैठा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं, यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। अब भैया यीस्ट कैसे बनता है? अभी आपने देखा था जो ब्रेड होती है ना बेटा, तो ब्रेड बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसके अंदर यीस्ट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? यीस्ट। अगर आप जो है एक मैदे का माउल्ड ले लो, मैदे का माउल्ड बना लो, समझ गए ना, और उस मैदे के माउल्ड के अंदर यीस्ट डाल दो। क्या डाल दो? यीस्ट। और यीस्ट डाल करके बेटा उसको छोड़ दो। समझ गए? यीस्ट डाल के उसको क्या कर दो? छोड़ दो। तो ये बेटा जो मैदे का माउल्ड है ना, ये थोड़े समय में बेटा इसको डब्बे के बराबर साइज का हो जाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि बेटा ये CO2 गैस रिलीज करेगा, और CO2 गैस बाहर निकलने के लिए क्या करेगी? इसको एक्सपेंड करेगी। क्लियर हो गया? तो ये कोई यीस्ट होता है, ये बहुत रैपिडली प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए?
क्यों? क्योंकि वो रेस्पायर करता है, और रेस्पायर करते समय कौन सी गैस रिलीज करेगा? हाँ, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, तो इस चक्कर में ये फैलता जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? हाँ, ये देखिए ये हाल दिए मैंने, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे अभी, ये मैंने दिया हुआ है, ठीक ना? हाँ, ये देखिए यहाँ पे आपने एक माउल्ड, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली बाय प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो, जिसको मैंने माउल्ड बोला है ना, एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। और यहाँ से जब गैस निकलेगी बेटा, तो क्या करेगी? इसको फुला देगी और इस तरीके से ये बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने मैदा ले लिया था, मैदे में ईस्ट मिलाया था, और ईस्ट मिला करके कुछ इस तरीके से ये बड़ा हो जाएगा। डन। इन दिस बेसिस, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग। इस तरीके से ये देखिए बेकिंग इंडस्ट्री है, और यहाँ पर आपके देख रहे हैं आप बर्गर बंस बन के तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से ये बर्गर बंस बनते हैं इंडस्ट्री में। क्लियर? ब्रेड भी इसी फॉर्मेशन से, इसी तरीके से बनाया जाता है। ब्रेड हो गई, पेस्ट्री हो गई, केक्स हो गए, जितने भी बेकरी आइटम होते हैं बेटा, वो विद द हेल्प ऑफ ईस्ट मिला करके बनाए जाते हैं। एंड ईस्ट इज व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंड मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल यूज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिडिक एसिड। बेटा अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, एसिडिक एसिड बनाने के लिए, एसिडिक एसिड जिसको विनेगर बोलते हैं आप, समझ गए ना, जिसको आप चाउमीन में डालते हैं, है ना, विनेगर सूप कह के, तो या खट्टा खट्टपन के लिए डाला जाता है, तो इसके बनाने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा ये लोग? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन लाइक बैरली, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस एटसेट्रा। देखो बच्चों, इसके लिए जो होता है, फॉर दिस पर्पस मतलब कि किसको? आपका जो लिकर बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए ईस्ट को ग्रो किया जाता है। ईस्ट को, ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। नेचुरल शुगर में बेटा जो शक्कर होती है उसमें ईस्ट ग्रो होता है। नेचुरल शुगर जो होती है उसमें ईस्ट ग्रो होता है। प्रेजेंट इन ग्रेन, अनाज में, तो बेटा जो अनाज होता है ना, गेहूं, चावल, बेटा इसको भी अगर आप इसको फर्मेंट कर दोगे, इसको छोड़ दोगे लंबे समय के लिए, तो बेटा इसमें जो इसके अंदर जो शक्कर होती है, उसमें क्या डेवलप हो जाएगा? ईस्ट डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा? और वो ईस्ट जो हो जाएगा, क्या बना देगा? इसको डिकम्पोज करके शराब बना देगा। लाइक बैरली, ये भी देखो बेटा, ये बैरले का है। व्हीट है, राइस हो गया, क्रश्ड फ्रूट जूस हो गया, बेटा यहाँ पे जो फ्रूट जूस होते हैं उनसे भी शराब बनती है एटसेट्रा। ठीक है ना? तो ये यूज है किसका? आपके कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ईस्ट। तो ईस्ट का यूज क्या होता है बेटा बनाने के लिए? शराब बनाने के लिए। समझ में आ गया? हम्म। अच्छा, विनेगर के लिए क्या यूज होता है बेटा? बैक्टीरिया। ये विनेगर है बेटा, इसमें क्या यूज होता है? बैक्टीरिया। और इसके लिए क्या यूज होता है बेटा? ईस्ट। समझ गया ना? हाँ, चलिए। टिपिकल स्मेल ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द एल्कोहल बाय ईस्ट। हाँ, ये देखिए जो शुगर होती है किसके अंदर? आपके जो सीड होते हैं, अनाज होती है, अनाज के अंदर बेटा जो शुगर होती है, तो शुगर जो होती है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट जो होती है किस में कन्वर्ट हो जाती है? एल्कोहल में। समझ गए? इसीलिए जो एल्कोहल होता है शुगर के ईस्ट में बदलने की वजह से कन्वर्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ पे अपने पास में ये शुगर है, शुगर के अंदर ईस्ट डाल दिया गया है, और ईस्ट जो होती है, ईस्ट कन्वर्ट शुगर, ईस्ट जो होती है शुगर को किस में कन्वर्ट कर दी थी? अल्कोहल में। अब ये अल्कोहल है। क्लियर है? क्लियर हो गया? हाँ, अब इसका फर्मेंटेशन होता है, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है? और फर्मेंटेशन में ये कौन सी गैस छोड़ता है बेटा? क्योंकि ईस्ट है, तो CO2 गैस क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्लियर हो गई बात? दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन शुगर इनटू द एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। इसलिए शुगर से ये जो अल्कोहल बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। इसीलिए बेटा आपको भी बोला जाता है कि कभी भी रात को शक्कर खा के मत सो, क्योंकि बेटा जो शुगर होती है ना, नेचुरली फर्मेंट हो रही है, होती है। और खासकर अनाज के दाने, रात को आप खाना रोटी खा करके सो गए और आपने अपने दांतों को साफ नहीं किया, तो दांत में क्या बेटा? अनाज में क्या गेहूं है रोटी के अंदर, तो वो भी क्या करेगा बेटा? फर्मेंट होगा। क्या होगा वो? फर्मेंट होगा। क्लियर हो गया ना? उसके अंदर जो शुगर है वो क्या करेगी? उसको फर्मेंट करेगी। क्लियर हो गया? तो थोड़ा बहुत होती है, अब इतना तो आप कोई ज्यादा मुंह में तो रख के सोता नहीं है, बट थोड़ी बहुत होती है, तो फिर भी
एक रूल है कि आप उसको क्लियर करके रखें, ठीक है। यस, तो देखिए द टिपिकल स्मेल ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल बाय ईस्ट, ये हमने देख लिया। इन दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। लुई पाश्चर जो थे उन्होंने डिस्कवर किया फर्मेंटेशन को कब, 1857, है ना, जब इंडियन का संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता, है ना, फ्रीडम फ्रीडम वॉर, फ्रीडम रिवोल्ट हुआ था, उस समय इन्होंने इसको डिस्कवर किया। क्या बात है। चलिए, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरेवर व्हेनेवर यू फॉल इल, द डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टेबलेट देता है, और इस एंटीबायोटिक टेबलेट के अंदर क्या हुआ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैप्सूल फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, है ना, तो पेनिसिलिन इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये मेडिसिन जितनी भी बनाई जाती है इन सब का जो सोर्स है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बेटा ये जो होती हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक वायरस है, लाइक आपका प्रोटोजोआ है ना, लाइक आपका फंगाई है, या कुछ भी है, या बैक्टीरिया है, तो उसके हिसाब से आप वो वाली एंटीबायोटिक लोगे। क्लियर है ना। तो वो वाली एंटीबायोटिक इनके ग्रोथ को और इनके रिप्रोडक्शन को क्या करेगी, रोक देगी। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, इनको क्या बोलते हैं हम, एंटीबायोटिक। एंटी मतलब खिलाफ, बायोटिक मतलब बायोलॉजिकल बॉडी है उसके खिलाफ। क्लियर हो गया। तो These days, a number of antibiotic are being produced from bacteria and fungi. आजकल के समय में बहुत सारी एंटीबायोटिक जो होती हैं बैक्टीरिया और फंगाई की हेल्प से बनाई जाती हैं। क्लियर हो गया। एक तरीके से ये समझिए कि अगर बैक्टीरिया एक है तो दूसरा बैक्टीरिया ही उस बैक्टीरिया को जाके मारेगा। समझ गए। तो एक हमारी बॉडी में चला गया फो बैक्टीरिया, और उसको मारने के लिए हम कौन सा बैक्टीरिया भेजते हैं, फ्रेंड बैक्टीरिया। क्लियर हो गया। Some of the commonly known antibiotics which are made from the fungi and bacteria, आइए देखते हैं कि कुछ commonly known एंटीबायोटिक हैं जो फंगाई और बैक्टीरिया से बनती हैं। ये देखिए भाई साहब, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक बहुत ही कॉमन दवाई है, कॉमन एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि फंगाई और बैक्टीरिया से बनती है। टेट्रासाइक्लिन, ओके, एंड एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये तीन आपके सामने एंटीबायोटिक दी गई हैं, है ना। और ये तीनों एंटीबायोटिक या तो बैक्टीरिया से बनी है या किससे बनी है, फंगाई से। क्लियर हो गया। यस, तो ये बहुत ही कॉमन स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये जो दिखाए गए हैं ये आपके सामने एंटीबायोटिक्स हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है। ये देखिए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको ग्रो कराया गया है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। द एंटीबायोटिक्स, एक मिनट, यस, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने ग्रो होते हुए देख लिए। एंड आर यूज टू क्योर, एंड आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीज, और हम बहुत सारी डिजीज से इसको क्योर कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग डिजीज है, यहाँ पे इसको टाइबोकुलेसिस हो चुका है, तो टाइबोकुलेसिस को भी हम इन्हीं एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं। जब भी टीवी होता है बेटा, है ना, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये देखिए ये अस्थमा है, अस्थमा को भी ठीक किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद अ फीड ऑफ लिवस्टॉक एंड पोलरिटी टू चेक द माइक्रोबल इन्फेक्शन ऑफ द एनिमल्स। एंटीबायोटिक जो होते हैं इनको मिलाया जाता है, मिक्स विद द फीड ऑफ लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल। एंटीबायोटिक को ये मिलाया जा रहा है, इससे कि चेक होता है कि इनके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं आया है। यस, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, ये देखिए एक प्लांट को डिजीज को, प्लांट को ठीक करने के लिए भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. एंटीबायोटिक का जो इनटेक है हमको ये क्वालिफाइड डॉक्टर की ही एडवाइस पर लेना है, बिना उसके नहीं।
एंड यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। एक चीज याद रखिएगा, इसमें कोर्स भी कंप्लीट करना होता है। जैसे 10 दिन को बोला गया है तो 10 दिन नहीं तो वापस आपका इन्फेक्शन वापस आ जाएगा, ठीक है ना। यस। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बैक्टीरियल बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अब याद रखिएगा, अगर आप एंटीबायोटिक जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, अननेसेसरली अगर आप ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया आपकी बॉडी में बन रहा है उनको भी निपटा देगा, उनको भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा। जैसे डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि भैया आपको ये 10 दिन के लिए चाहिए है, ठीक है ना, तो 10 दिन में वो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारेगा, अदरवाइज वो यूजफुल बैक्टीरिया को भी खत्म कर देगा। ये देखिए आपने ये एंटीबायोटिक ली है, ठीक है, और वो जा करके ये जो अलग अलग बैक्टीरिया हैं इनको क्या करेगा, किल करेगा। क्लियर। बट ये गुड बैक्टीरिया है बेटा, जिनका नाम हमने बताया यहाँ पे, ये गुड बैक्टीरिया है ना। तो गुड बैक्टीरिया को जाकर के किल कर देगा जो कि आपके लिए हार्मफुल है। तो ज्यादा एंटीबायोटिक हमको नहीं, किल द बैक्टीरियल बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। बेनिफिशियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। अगर वायरस से कोल्ड एंड फ्लू हुआ है तो इसमें एंटीबायोटिक कारगर नहीं होती है, ठीक है ना। अगर वायरस से हुआ है, इफ है ना, एस दीज आर कॉल्ड बाय वायरस, तो वायरस से, वायरस के समय में एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं। मेजरली एंटीबायोटिक का रोल है क्या, आपको बैक्टीरिया को किल करने का, ठीक ना, वायरस को ये कुछ नहीं कर पाएंगी, ठीक है। यस। मेडिसिनल यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म में इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ऐसे डिजीज पर काम कर रहे थे जिसको बैक्टीरिया मारता है। सडनली ही फाउंड दैट स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ दिस कल्चर प्लेट। उसने देखा, सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ कल्चर प्लेट। उसने कल्चर प्लेट में स्पोर्स देखे, किसके, लिटिल ग्रीन माउल्ड के। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ माउल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ बाय ऑफ बैक्टीरिया। उसने देखा कि प्रेजेंस ऑफ माउल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इन फैक्ट इट इज किल्ड मैनी ऑफ द बैक्टीरिया। तो उसने ये देखा कि यहाँ पर जो स्पोन ऑफ लिटिल ग्रीन माउल्ड है वो बैक्टीरिया को किल कर रहा है। फ्रॉम दिस माउल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। और इस माउल्ड से उन्होंने क्या बनाई, पेनिसिलिन बनाई, और देखा कि जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। अगला टॉपिक आता है वैक्सीन।